हेलो एंड वेलकम बैक टू सी शार्प डीप डाइव। इस वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं सी शार्प के कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में और आज का टॉपिक है कलेक्शंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कलेक्शंस क्या होते हैं, सी शार्प में कितनी डिफरेंट टाइप की कलेक्शंस होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे जेनेरिक और नॉन जेनेरिक कलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। और फाइनली जो हमारी दो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कलेक्शंस हैं, लिस्ट और डिक्शनरी, उनको हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और डीप में जाके उनके मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शंस होती क्या है। अगर आपने कभी एरे के साथ वर्क किया है तो जैसे कि एरे में हम एक टाइप के डेटा आइटम्स को कंटिन्यूसली स्टोर करते हैं, सिमिलरली सी शार्प में हमें ये कुछ स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं जिनका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं और बाद में रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हम कलेक्शन के कुछ एग्जांपल देखें तो वो होते हैं एरे लिस्ट, स्टैक, क्यू, डिक्शनरी, हैश टेबल। ये सारे कलेक्शन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है कि कलेक्शन कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो सी शार्प में कलेक्शन मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट जेनेरिक कलेक्शन, जिनमें कि हम एक सिंगल टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉन जेनेरिक कलेक्शन, जिसमें कि हम कोई भी टाइप का डेटा एक ही कलेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। और फाइनली आता है कंकरेंट कलेक्शंस। कंकरेंट कलेक्शन जेनरिक कलेक्शन की तरह ही होती हैं, सिर्फ उनमें एक एडवांस फीचर ये होता है कि वो मल्टी थ्रेडिंग के लिए बनी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेनेरिक कलेक्शंस क्या होती हैं। तो जेनेरिक कलेक्शन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होती है। तो बेसिकली जब हम कभी एक जेनेरिक कलेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें टाइप बताना होता है कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, और उस कलेक्शन में फिर हम उसी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कोई और टाइप का डेटा स्टोर करने का ट्राई करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम पे ही एक एरर मिल जाएगा। जेनेरिक कलेक्शन के रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो कोई आपके पास बुक्स का कलेक्शन है, किसी के पास कॉइन का कलेक्शन होता है, या क्लोथ्स का आपके पास कलेक्शन है, तो इन सारे कलेक्शंस में एक सिंगल टाइप का ही डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये जेनेरिक कलेक्शंस है। तो अगर हम देखें कि सी शार्प में कौन कौन से जेनेरिक कलेक्शंस होते हैं, तो मेनली इसके अंदर होते हैं डिक्शनरी, जिसमें कि हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। उसके बाद लिस्ट, जो कि एरे की तरह होता है, बट इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि हम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। इसका साइज इंक्रीज करता जाता है, जितने चाहे हम उतने एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्यू, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कलेक्शन होता है। सॉर्टेड लिस्ट, जो एक की वैल्यू पेयर की लिस्ट की तरह होती है, बट वो की के बेस पे सॉर्ट होते जाते हैं। और फाइनली स्टैक, जो कि एक लास्ट इन फर्स्ट आउट कलेक्शन होता है, जिसमें कि हम जो लास्ट में ऑब्जेक्ट एंटर करते हैं वो सबसे पहले हम फेच कर सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कलेक्शंस होती हैं लिस्ट और डिक्शनरी, जिनको कि अभी हम थोड़ी देर में डीप में पढ़ेंगे। सेकंड टाइप ऑफ कलेक्शन होता है नॉन जेनेरिक कलेक्शंस। इन कलेक्शंस में हम कोई स्पेसिफिक टाइप डिक्लेयर नहीं करते कि इस टाइप का हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। इसमें हम कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, इंट स्टोर कर रहे हैं, या बुलियन स्टोर कर रहे हैं। हम एक ही कलेक्शन में ये सारे डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं और हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली जेनेरिक कलेक्शन से कम होती है, क्योंकि इसमें हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कास्ट हो रहा होता है। एंड ऑल्सो इनको लेगेसी टाइप माना जाता है, यानी कि अब माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड नहीं करता कि हम नॉन जेनेरिक कलेक्शंस यूज़ करें। इंस्टेड माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि हम हमेशा जेनेरिक कलेक्शन ही यूज़ करें, नॉन जेनेरिक कलेक्शन कभी भी यूज़ ना करें। तो कभी भी आपको अगर जेनेरिक वर्सेस नॉन जेनेरिक का क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है कि नॉन जेनेरिक कलेक्शन में कुछ भी डेटा इंसर्ट हो जाता है, जबकि जेनेरिक में हमें टाइप स्पेसिफाई करना होता है। और नॉन जेनेरिक कलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम नॉन जेनेरिक कलेक्शन का एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कचरे का ढेर है, तो आपको खुद नहीं पता कि उसमें कौन सा एलिमेंट क्या है। उसमें कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो होता है एक नॉन जेनेरिक कलेक्शन। कुछ स्पेसिफाइड नहीं है किस टाइप का ऑब्जेक्ट उसके अंदर होगा, उसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव करते टाइम भी श्योरिटी नहीं है कि उसमें से जो हम ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं वो क्या है। तो अगर हम नॉन जेनेरिक कलेक्शंस के एग्जांपल की बात करें तो ये होते हैं एरे लिस्ट, जो कि लिस्ट की तरह होती है बट टाइप कोई स्पेसिफिक नहीं होता। हैश टेबल, अगेन की वैल्यू पेयर, जस्ट लाइक हमने डिक्शनरी पढ़ी थी, बट इसमें भी कोई टाइप नहीं होता। हम की भी किसी भी टाइप की डाल सकते हैं, वैल्यू भी किसी भी टाइप की। सेम फॉर क्यू एंड स्टैक, हमारे पास क्यू एंड स्टैक नॉन जेनेरिक कलेक्शन में भी होते हैं, बट अगेन उसमें टाइप कोई फॉलो नहीं होता। हम इन कलेक्शन में किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फाइनल टाइप आता है वो है कंकरेंट कलेक्शंस। कंकरेंट कलेक्शंस स्पेशली बनी होती हैं मल्टी थ्रेडिंग के लिए।
जैसे कि हमारी डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब कलेक्शंस थी। अगर हम इनको मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं तो पॉसिबल है कि 2 थ्रेड सेम टाइम पे इनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो या कोई डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो और उस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जब आपको पता है कि आपकी एक कलेक्शन पे मल्टीपल थ्रेड्स वर्क करेंगे तो उन सिचुएशंस में आप कंकरेंट कलेक्शन यूज़ कर सकते हो, जो कि बाय नेचर थ्रेड सेफ होती है और इन एक्सेप्शन से आपकी एप्लीकेशन को बचाए रखती हैं। और सी शार्प में अगर हम कंकरेंट कलेक्शन के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि कंकरेंट बैक, कंकरेंट डिक्शनरी, कंकरेंट क्यू, कंकरेंट स्टैक, ये हमें सेम जो हमारी जेनेरिक कलेक्शंस थी उनका ही कंकरेंट वर्जन प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अब हम उन 2 कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो 90% ऑफ टाइम आपको ये ही 2 कलेक्शन यूज करनी होती हैं। ये 2 कलेक्शन है लिस्ट और डिक्शनरी। तो एक कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं और इनके फीचर्स और इनकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें मैंने system.collections और system.collections.generic नेमस्पेस यूज कर रखा है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं एरे लिस्ट का, जिससे कि हमें एरे लिस्ट और लिस्ट में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और इससे ये भी पता चल जाएगा कि लिस्ट क्यों रिकमेंडेड होती है एरे लिस्ट की जगह पे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एरे लिस्ट बना रखी है जिसमें पहले मैंने वेरिएबल ऐड किया 1 जो कि इंटीजर है, फिर मैंने ऐड किया हेलो जो कि एक स्ट्रिंग है और फिर मैंने फाइनली ऐड किया ट्रू जो कि एक बूलियन है और फाइनली मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है, 1 हेलो ट्रू सब कुछ। बट एक्चुअली जब इसमें स्टोर हो रहा है तो ये वायर एक्चुअली मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली अगर मैं कभी भी इसको यूज करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं पता इसमें से इंटीजर निकल के आएगा, स्ट्रिंग आएगा, बूलियन आएगा। एरे लिस्ट सिर्फ ये कहता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको पता करो कि एक्चुअली उसका टाइप क्या है। अगर तुम करेक्टली उसको कास्ट करते हो तो ठीक है, वरना एक्सेप्शन आ सकती है रन टाइम पे। अब इसको मैं अगर लिस्ट से रिप्लेस करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट। तो लिस्ट में मैं यहाँ पे एक टाइप बताऊंगा, तो मैं यहाँ इसको बोलता हूँ कि ये स्ट्रिंग की लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग की लिस्ट बना रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया स्ट्रिंग की, तो जहाँ पे मैं इंटीजर और बूलियन इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास ये तुरंत कंपाइल टाइम पे ही एरर आने लगी कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बूल टू स्ट्रिंग। तो बेसिकली कंपाइल टाइम पे मुझे ये पता चल गया कि ये जो डेटा टाइप मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो गलत है। तुम स्ट्रिंग की लिस्ट बनाना चाहते हो तो स्ट्रिंग ही इंसर्ट करो। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है और मेरी एक सिंगल लिस्ट बन गई जिसमें अभी के लिए एक ही एलिमेंट है हेलो। तो ये एडवांटेज होता है लिस्ट का एरे लिस्ट के ऊपर कि इस केस में हमारे पास रन टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन आने के चांस कम होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ही ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और जब हम रिट्रीव करेंगे तो भी उसी टाइप का ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग की लिस्ट थी। इसके बाद हम देखते हैं लिस्ट में क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं जो हम लिस्ट में यूज कर सकते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला मेथड जो हमने अभी देखा है वो है ऐड का यूज करके मैं अपनी लिस्ट में एक नया आइटम ऐड कर सकता हूँ जो लिस्ट के एंड में अपेंड होता चला जाएगा। इसके बाद होता है लिस्ट डॉट ऐड रेंज। ऐड रेंज होता है एक दूसरी कलेक्शन को इसमें मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं ऐड रेंज का। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट बना ली है फ्रूट्स की जिसमें कि मैंने 3 एलिमेंट्स डाले हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। और अब मैं उसके बाद मेरी पुरानी लिस्ट जो मैंने पहले बनाई थी उसमें ऐड रेंज मेथड में ये कलेक्शन पास कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँगा। तो मैं रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरी ये लिस्ट में 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, एक जो मैंने ऐड के थ्रू ऐड किया था और दूसरा जो मेरी फ्रूट्स कलेक्शन में था और मैंने ऐड रेंज के थ्रू ऐड कर दिया। इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिस्ट में, एक होती है लिस्ट डॉट कैपेसिटी और एक होती है लिस्ट डॉट काउंट। तो फॉर नाउ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं पहले लिस्ट डॉट कैपेसिटी और फिर लिस्ट डॉट काउंट। तो इस केस में मेरी कैपेसिटी और काउंट सेम है, बट कैपेसिटी का मतलब अलग होता है और काउंट का मतलब अलग होता है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि करेंटली मेरी लिस्ट की क्या कैपेसिटी है और कितने एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। तो फॉर नाउ मेरी लिस्ट की कैपेसिटी 4 है और इसमें 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। और काउंट का मतलब होता है कि अभी करंटली उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो करंटली मेरी लिस्ट में जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब देखते हैं कि अगर मैं एक एलिमेंट और इंसर्ट करता हूँ तो क्या होगा। तो मैं यहाँ लिस्ट डॉट ऐड में
मैं ये एलिमेंट ऑरेंज दोबारा ऐड कर देता हूँ। तो अब इसके बाद मैं दोबारा से लिस्ट डॉट कैपेसिटी और काउंट प्रिंट करता हूँ। तो इस केस में मेरा काउंट आया 5, यानी कि काउंट मेरा 1 से इंक्रीज हो गया, मैंने एक एलिमेंट ऐड किया, बट कैपेसिटी सेम टाइम पे डबल हो गई है, यानी कि कैपेसिटी 4 से 8 हो गई है। तो कैपेसिटी इसी तरीके से वर्क करती है, जब भी मेरी कैपेसिटी काउंट के इक्वल हो जाती है और मैं उसके बाद एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ तो लिस्ट इंटरनली पूरी की पूरी कैपेसिटी को डबल कर देती है, जिससे कि मेरे और एलिमेंट्स ऐड हो सकें। इसी वजह से हमें लिस्ट में कोई इशू नहीं होता कि हम जितने चाहें उतने एलिमेंट्स ऐड करें, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कैपेसिटी को डबल करता रहता है जब तक आप नए एलिमेंट्स ऐड करते रहोगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है लिस्ट डॉट इंसर्ट का। तो अभी जैसे हम ऐड कर रहे थे तो वो एक एलिमेंट एंड ऑफ लिस्ट पे अपेंड कर रहा था। अब अगर मुझे बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, जैसे मुझे तो स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं लिस्ट डॉट इंसर्ट का यूज़ करूँगा। तो इस केस में मैं कहता हूँ कि 0th इंडेक्स पे मुझे बनाना ऐड करना है, और इसके बाद मैं अपनी लिस्ट को दोबारा से प्रिंट करूँगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मेरे बाकी के एलिमेंट्स एक इंडेक्स आगे खिसक गए और बनाना शुरू में इंसर्ट हो गया है। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लिस्ट डॉट ऐड एक ओवन ऑपरेशन है, यानी कि हम एंड में ऐड कर रहे हैं तो इजीली ऐड कर सकते हैं और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओवन आएगी। बट इंसर्ट के केस में जिस भी इंडेक्स पे मैं ऐड कर रहा हूँ उसके आगे जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें मुझे एक एक इंडेक्स आगे खिसकाना पड़ेगा और तब मैं इंसर्ट कर पाऊँगा। तो लिस्ट डॉट इंसर्ट मेरा ON ऑपरेशन आता है। तो ये होता है नया एलिमेंट हमें कहीं पे भी इंसर्ट करना हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि एग्जिस्टिंग, मैं किसी इंडेक्स पे एलिमेंट को चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे अब मैंने लिस्ट 0 पे ये जो बनाना ऐड किया था, मैं अगर इस तरीके से चाहूँ तो यहाँ पे इसको टमाटो कर सकता हूँ। और अब मैं जब इसको रन करता हूँ दोबारा, तो मेरा जो 0th इंडेक्स में मैंने बनाना ऐड किया था उसको रिप्लेस कर दिया टमाटो ने, और अब बनाना कहीं भी नहीं है क्योंकि मैंने अपडेट कर दी है वैल्यू, पुरानी वैल्यू लॉस्ट हो गई है। ये भी हमारा एक ओवन ऑपरेशन है, क्योंकि मुझे कुछ भी बाकी एलिमेंट्स में चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स पता था, मैंने उस इंडेक्स पे अपना एलिमेंट अपडेट कर दिया। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये ऑपरेशन यूज कर रहे हो या लिस्ट डॉट इंसर्ट यूज कर रहे हो तो कभी भी ऐसी जगह इंसर्ट नहीं करना जो हमारे काउंट से ही बड़ी है। बेसिकली जहाँ पे पहले से एलिमेंट नहीं है मैं वहाँ पे अपडेट नहीं कर सकता लिस्ट में, तो हम उसी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर जो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसको ऐड करेंगे, ना कि यहाँ से अपडेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन आता है कि हम किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। तो लिस्ट में से रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है लिस्ट डॉट रिमूव एट। तो ये है लिस्ट डॉट रिमूव एट। इसमें हम इंडेक्स बताते हैं कि हमें कहाँ से रिमूव करना है। तो मैंने रिमूव एट अगर 1 लिखा है तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा अभी हेलो पड़ा था, तो वो हेलो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अब हेलो इसमें नहीं है, टमाटो के बाद डायरेक्ट एप्पल आ रहा है। और सेकंड होता है लिस्ट डॉट रिमूव, जिसमें कि हम आइटम पास करते हैं और वो आइटम जैसे ही इसको मिलता है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस ये हटा देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें ऑरेंज पास करूं तो हमारी कलेक्शन में 2 ऑरेंज एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों को ना रिमूव करके उनमें से फर्स्ट जो इसको मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। तो जैसे कि हमारे कलेक्शन में 2 ऑरेंजेस थे, इसने एक ऑरेंज को रिमूव कर दिया और एक अभी भी है। इसके बाद एक फाइनल ऑपरेशन होता है लिस्ट डॉट क्लियर का, जो कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये पूरी की पूरी लिस्ट को खाली कर देता है। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मेरी लिस्ट खाली हो चुकी है। फाइनली मैं लिस्ट में अगर चाहता हूँ चेक करना कि कोई एलिमेंट मेरे लिस्ट में है या नहीं है, तो मैं उसको लिस्ट डॉट कंटेंस के थ्रू कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ भी ABCD लिख देता हूँ। मैं ये लिस्ट डॉट क्लियर को इसके नीचे डाल देता हूँ और मैं इसको ABCD पे कंटेंस चेक करूँगा, तो ये लिस्ट मेरा रिटर्न करेगा फेलियर, क्योंकि ABCD मेरी कलेक्शन में नहीं है। बट मैं अगर टमाटो चेक करूँगा तो ये रिटर्न करेगा सक्सेस, क्योंकि टमाटो मेरी कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो ये होते हैं सारे लिस्ट के ऑपरेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट कलेक्शन हम देखेंगे वो है डिक्शनरी। तो यहाँ पे एक डिक्शनरी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे कि मुझे लिस्ट के केस में बताना पड़ा था कि इसमें मैं किस टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करूँगा,
उसी तरीके से डिक्शनरी में मुझे की और वैल्यू दोनों का टाइप बताना पड़ता है कि मैं किस टाइप की की रखूँगा और किस टाइप की वैल्यू। तो इस केस में मैं बोल देता हूँ कि मैं इंट की रखूँगा और स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये मेरी डिक्शनरी यहाँ पे बन गई है, इसको नाम दे दिया डिक्ट। और ये डिक्शनरी में मैं इंट और स्ट्रिंग के पेयर्स स्टोर कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कुछ की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे स्टोर किए हैं। तो जैसे डिक्ट में मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 के साथ हेलो, 10 के साथ ऑरेंज, 15 के साथ मैंगो। और इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कलेक्शन को, तो मेरे एज इट इज़ पेयर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं जो मैंने इंसर्ट किए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं डिक्शनरी में हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर आता है जो हमने जैसे ऐड किया था, उसी तरीके से मैं की के बेस पे किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकता हूँ। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि डिक्शनरी में कोई भी हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती। बेसिकली हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ की वैल्यू पेयर इंसर्ट हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि मैंने पहले इंडेक्स पे कुछ स्टोर किया, सेकंड इंडेक्स पे। इंडेक्सिंग नाम की चीज़ डिक्शनरी में नहीं होती है, तो मैं उसमें रिमूव ऐड नहीं कर सकता। बेसिकली मुझे की बतानी पड़ेगी कि इस की का डेटा मुझे रिमूव करना है, ना कि ये कि मुझे सेकेंड एलिमेंट रिमूव करना है, क्योंकि डिक्ट के केस में सेकेंड एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मैं ये इसको रिमूव को ऊपर ले जाता हूँ कि मैंने 1 हेलो रिमूव कर दिया है, और मैं इसके बाद इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे 2 ही पेयर्स रह गए, एक पेयर वहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसके बाद मैं डिक्शनरी में चेक कर सकता हूँ कि मेरी डिक्शनरी में कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे कि मैं इसमें अगर 2 डालता हूँ और इसके बेस पे मैं सक्सेस या फेलियर प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको रन करूँगा और ये फेलियर रिटर्न करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 तो ये सक्सेस रिटर्न करेगा। डिक्शनरी का सबसे बड़ा बेनिफिट एक कंटेन्स की में ये होता है कि कंटेन्स की एक ओवन ऑपरेशन है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी डिक्शनरी कितनी बड़ी है। अगर मैं की के बेस पे कंटेन्स चेक करता हूँ कि ये की इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो वो ओवन में तुरंत मुझे ला के देगा। डिक्शनरी के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कितना टाइम लगेगा इस बात पे। सिमिलरली मेरे पास एक कंटेन्स वैल्यू भी होता है मेथड। कंटेन्स वैल्यू में मैं स्ट्रिंग पास करूंगा जो मैं चेक करना चाहता हूं, और ये उसके बेस पे सक्सेस या फेलियर यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो मैंगो इसमें एग्जिस्ट करता है तो सक्सेस। बट कंटेन्स वैल्यू पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये ON ऑपरेशन है, तो जैसे जैसे मेरी कलेक्शन बड़ी होगी ये उतना ज़्यादा टाइम लेगा। अगर डिक्शनरी से मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट फैच करना है तो मैं उसमें ट्राई गेट वैल्यू कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई गेट वैल्यू में बताऊंगा कि जैसे मुझे यहाँ पे 1 की का एलिमेंट फैच करना है, जो कि आउटपुट में स्ट्रिंग वैल्यू, और इसके बेस पे मैं यहाँ पे ये वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं इसमें गेट करूँगा तो ये हेलो मेरे पास प्रिंट कर देगा। इस केस में मेरे पास ये ऑप्शन हो गया कि अगर नहीं मिलता है तो मेरी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी और मैं डायरेक्ट यहाँ पे फेलियर पे चला जाऊँगा। इसके अलावा डिक्शनरी में भी लिस्ट की तरह मेरे पास एक क्लियर मेथड होता है जिससे मैं पूरी लिस्ट को क्लियर कर सकूं। और जैसे कि हम लिस्ट में इंडेक्स के बेस पे किसी एलिमेंट को अपडेट कर पा रहे थे, वैसे ही मैं डिक्शनरी में की के बेस पे किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखूंगा डिक्ट और 1 पे सेट करा रहा हूँ मैं वर्ल्ड, और उसके बाद मैं डिक्ट 2 इक्वल टू हाई। तो इस केस में जब मैं डिक्ट 1 इक्वल टू वर्ल्ड करूंगा तो ये इस वाली की के लिए जो भी वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर देगा, और जब मैं डिक्ट 2 इक्वल टू हाई करूंगा तो ये देखेगा कि वो की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एक नया की वैल्यू पेयर उसमें ऐड कर देगा। तो ये ऑपरेशन मैं तब यूज कर सकता हूँ जब मुझे श्योर नहीं है कि की एग्जिस्ट करती है या नहीं, और मैं चाहता हूँ कि नई वैल्यू वहां पे या तो अपडेट हो जाए या नई की वैल्यू पेयर ऐड हो जाए। तो मैं डायरेक्टली ऐसे राइट कर सकता हूँ। मैं इसके बाद अगर प्रिंट करता हूँ तो मेरी डिक्शनरी में 1 पे जो मैंने हेलो किया था वो अपडेट होकर वर्ल्ड हो गया, और एंड में मेरी एक नई की वैल्यू पेयर ऐड हो गई है 2 पे हाई। तो ये होती हैं C# की कलेक्शन क्लासेस। इस लेक्चर में हमने देखा कि कलेक्शंस क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, जेनेरिक नॉन जेनेरिक कलेक्शंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और फाइनली हमने लिस्ट और डिक्शनरी को कोड एग्जाम्पल के थ्रू डीप में जाके देखा कि उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।